तो आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास दिसंबर 2025 की कुछ बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई खबरें हैं। हाँ, मतलब पहली नजर में शायद ये अलग अलग लगें, पर जब आप गहराई में जाते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। बिल्कुल। एक तरफ भारत में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर युद्ध और शांति की बातें एक साथ चल रही हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत भारत की एक बड़ी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा। यहाँ कुछ आंकड़े हैं जो मतलब काफी प्रभावशाली हैं। लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। 15,000 करोड़? हाँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और इसमें गुवाहाटी में एक नया हवाई अड्डा टर्मिनल भी है। उसकी क्षमता सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। और फिर नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक उर्वरक प्रोजेक्ट। ये तो विकास की एक बहुत बड़ी पहल लगती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। अच्छा, वो क्या? याद है डबल इंजन सरकार की जो बात होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये उसका एक व्यवहारिक उदाहरण है। असम जैसे रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण राज्य में इस तरह के बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स, ये केंद्र सरकार के इरादों और उनकी प्राथमिकताओं को बहुत साफ दिखाते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन विकास की इस तस्वीर के साथ साथ एक संकट की कहानी भी है। इंडिगो एयरलाइन का अप्रत्याशित संकट। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला था। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा नियामक परिवर्तन, मतलब पायलटों के लिए जो नए FDTL नियम आए, वो इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है। एक ही दिन में 1600 उड़ानें रद्द होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वजह, पायलटों के लिए जो साप्ताहिक आराम की अवधि थी उसे 36 घंटे से बढ़ाकर सिर्फ 48 घंटे किया गया। बस इतना ही। देखिए, यहाँ एक प्रणालीगत मुद्दे पर गौर करना जरूरी है। ये केवल इंडिगो की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे प्रमुख उद्योगों में लीन स्टाफिंग मॉडल, यानी कम कर्मचारियों के साथ काम करने का जो मॉडल है, वो कितना नाजुक हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि वो पहले से ही एकदम किनारे पर काम कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर सरकार की प्रतिक्रिया देखिए। DGCA ने पहले तो अस्थायी छूट दी और फिर उड़ानों में कटौती का आदेश दिया। ये सुरक्षा नियमों और परिचालन की जो असलियत है, उसके बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दिखाता है। इसी बीच एक सकारात्मक आर्थिक खबर भी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $688.94 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ विमानन क्षेत्र में इतनी अशांति है और दूसरी ओर बड़ी आर्थिक तस्वीर काफी मजबूत दिख रही है। विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सही। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। रुपए में स्थिरता बनाए रखता है और बाहरी आर्थिक झटकों से बचाता है। और इसमें क्या-क्या शामिल होता है? इसमें मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी FCA और सोने का भंडार शामिल है। और हाल में सोने की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं, उसने भी इस भंडार को बढ़ाने में मदद की है। अच्छा, तो अब वैश्विक मंच की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ रूस यूक्रेन संघर्ष, यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर रूसी मिसाइल हमले हुए, जिसमें 8 लोग मारे गए। और ठीक उसी वक्त रूसी अधिकारी अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता के लिए म्यामी में थे। तो इसका असल में क्या मतलब है? ये लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में एक आम रणनीति है। लड़ते लड़ते बात करना। बिल्कुल। बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अक्सर सैन्य दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का जो आरोप है कि रूस काला सागर तक यूक्रेन की पहुंच को रोकना चाहता है, वो बहुत गंभीर है। क्योंकि वो एक प्रमुख आर्थिक गलियारा है। एकदम आर्थिक भी और रणनीतिक भी। एक और संघर्ष क्षेत्र से तथाकथित समाधान की खबर है। कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौता, इसे वॉशिंगटन अकॉर्ड्स कहा जा रहा है। हाँ, कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें शर्तें हैं कि रवांडा की सेना वापस जाएगी और DRC एक खास मिलिशिया को समर्थन बंद करेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वो इसके कार्यान्वयन से जुड़ा है। मतलब क्या ये लागू हो रहा है? समझौते के बावजूद खबर है कि रवांडा की सेना वापस नहीं हटी है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। एक शांति समझौते का क्या मूल्य है अगर उसे जमीन पर लागू ही न किया जाए? तो ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ये शांति स्थापित करने की प्रक्रिया की जटिलता को दिखाता है, बहुत ज्यादा। इसी के ठीक विपरीत
बेलारूस से एक थोड़ी सकारात्मक खबर है, जहां 130 राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। हाँ, और इनमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बालियात्स्की और मारिया कालेस्निकावा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। हाँ, पर इसमें भी एक और परत है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा। देखिए, जहां 130 कैदियों को रिहा किया गया, वहीं 1227 से ज्यादा अब भी जेल में हैं। ओह। और जो रिहा हुए हैं, उनमें से कई कैदियों के स्वास्थ्य में गिरावट की भी खबरें हैं। तो ये कोई सीधी सादी खुशहाल अंत वाली कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक जटिल राजनीतिक पैंतरेबाजी है। शायद अमेरिकी मध्यस्थता के बाद कुछ रियायतों के बदले में ये किया गया है। अब कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो कानून, न्याय और मानवाधिकारों से जुड़ी हैं। हांगकांग में मीडिया उद्यमी जिमी लाई को दोषी ठहराया जाना, ये एक बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़ा। उन पर आरोप थे विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करने और देशद्रोही सामग्री प्रकाशित करने की साजिश के। हाँ, और ये सब उस नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुआ है। हाँ, और यही सबसे चिंता की बात है। ये मामला उस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसने हांगकांग की स्वायत्तता और प्रेस की स्वतंत्रता को एक तरह से खत्म कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इस फैसले को गैर कानूनी और गढ़े हुए आरोपों पर आधारित बताया है। ये दिखाता है कि कैसे कानून का इस्तेमाल राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद दो बड़ी मानवीय त्रासदियों की खबरें हैं। म्यांमार में एक अस्पताल पर बमबारी, जिसमें 33 से ज्यादा लोग मारे गए। सेना का दावा था कि अस्पताल का इस्तेमाल सशस्त्र समूह कर रहे थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और प्रत्यक्षदर्शियों ने नागरिक हताहतों की पुष्टि की है। यहाँ युद्ध अपराध के बराबर हो सकता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका गहरा मतलब है। बहुत गहरा। एक अस्पताल को निशाना बनाना एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इसकी तुलना आप गाजा में आए तूफान बायरन से कर सकती हैं, जहां मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डाली जा रही थी। तो दोनों ही मामलों में संघर्ष के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। बिल्कुल, चाहे वो बम से हो या व्यवस्था की नाकामी से। इन सब गंभीर भू राजनीतिक खबरों के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली और व्यक्तिगत त्रासदी की खबर है। फिल्म निर्माता रॉब रेनर और उनकी पत्नी की हत्या। हाँ, ये बहुत दुखद है। उनकी बेटी ने उनके शव पाए और उनके बेटे को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। ये खबर ये भू राजनीतिक शोर के बीच व्यक्तिगत त्रासदी की याद दिलाती है। ये दिखाती है कि प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद कोई भी व्यक्तिगत हिंसा से सुरक्षित नहीं है। ये राज्य प्रायोजित हिंसा और व्यक्तिगत अपराध के बीच एक मार्मिक अंतर प्रस्तुत करती है। तो आज हमने देखा कि भारत में कैसे बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन साथ ही प्रणालीगत कमजोरियां भी मौजूद हैं। और हमने वैश्विक मंच पर संघर्ष और कूटनीति का वो जटिल नृत्य भी देखा। और न्याय व मानवाधिकारों के लिए जो निरंतर संघर्ष चल रहा है, उस पर भी नजर डाली। आज की चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या? हमने देखा कि कैसे शांति समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन जमीन पर सेनाएं पीछे नहीं हटती। हमने देखा कि कैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाता है, जबकि हजारों अभी भी जेल में हैं। हाँ। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, आज की दुनिया में क्या प्रगति का मतलब सिर्फ कागज पर हुए समझौते हैं या जमीनी हकीकत में आया बदलाव? और इन दोनों के बीच के अंतर को कौन मापता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।